हेलो 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 हेलो। आज हम लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये वन शॉट है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना से जल्दी हो सके पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ विथ प्रॉपर नोट्स ख़त्म कर दूँ। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। ओके, तो रेड पेन से करते हैं। एक समय था 1951 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। तो पहले क्या हुआ ना कि फैमिली प्लानिंग आ गई, और फैमिली प्लानिंग को इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग शुरू किया था। और और हुआ क्या, फैमिली प्लानिंग इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें एक संस्था बनाई गई RCH। RCH का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये एक संस्था बनाई गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है RCH। और इससे PYQ भी आया। पहला पहला क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव। पहला क्वेश्चन RCH की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत वाई इट इज़ नीडेड। तो पहला आंसर है कि ओवर पॉपुलेशन। इंडिया में ओवर पॉपुलेशन उस वक्त होने वाला था क्या, मालूम चल चुका था। और कुछ मिथ बस्टर भी थे, कि जैसे मिथ बस्टर जैसे रिप्रोडक्शन के बारे में लोगों को मालूम नहीं था, लोगों के बारे में गलत गलत भावनाएं भी थी कि कुछ छूने से ही कुछ भी बच्चा हो जाता है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अवेयरनेस फैलानी थी, और सेक्स एजुकेशन भी देना था बच्चों में। और क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट STD बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी फैल रही थी उस वक्त इंडिया में। हाइजीन उतना नहीं था, लोगों को नॉलेज नहीं था कि सेफ सेक्स क्या होता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाना था, मेन पॉइंट था ये। तो एक सेंसस है, मतलब सेंसस मतलब एक डाटा है। वो डाटा के अनुसार, सेंसस रिपोर्ट के अनुसार 1947 में 56 मिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया की। और वही 2000 में, मतलब जस्ट अप्रॉक्स मान लो कि 50 ईयर्स में 1 बिलियन होगी, अप्रॉक्स डबल। फिर 1 बिलियन 56 मिलियन, मतलब 100 मिलियन को 1 बिलियन बोलते हैं। और 2011 में 10 साल के बाद 1.2 बिलियन हो गई। मतलब 1.2 बिलियन, मतलब 40 मिलियन और पॉपुलेशन बढ़ गई। 10 साल में 40 बिलियन बढ़ी यहाँ पे। 10 साल में 10 साल में यहाँ पे बढ़ी 40 मिलियन। और देखो, और यहाँ पे कितना 50 ईयर्स में यहाँ पे लगभग 50 मिलियन बढ़ी। रेशियो देख रहे हो, 1:1, 1:4। ये थोड़ा और है। और फिर, और इसी वजह से ये एक चिंता का विषय है। ऑफ मैटर ऑफ कंसर्न। विजिबल है? लेट मी फोकस। यस, अ मैटर ऑफ कोर्स। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया? पहला काम तो किया कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर सीट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लगाई? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला कि हमारे मतलब हम दो रहेंगे, तो हमारे भी दो ही होने चाहिए। 10, 7, 8, 9, 10 नहीं होने चाहिए। इसके लिए इंसेंटिव्स क्या क्या, और मतलब ऑफ़र दिए लोगों को। ऑफ़र या एक रिस्ट्रिक्शन कह लो कि मैरिजेबल एजेस को उन्होंने लिमिट किया, बाल विवाह को रोका। 18 साल मिनिमम किया वीमेन के लिए, औरतों के लिए। और 21 साल लिमिट किया कि इससे पहले अगर होगा तो वो गैर कानूनी होगा शादी। ओके डन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में मैं क्या बताऊँ? नेक्स्ट में अब NCERT में ये अवेयरनेस था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। इससे हमेशा सवाल आता है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस पहले अगर इसको कराया जाता है 14 से 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। जैसे प्रेगनेंसी हो गया, तो अगर कुछ भी अगर चाइल्ड में, अनबॉर्न बेबी में फॉल्ट है, तो एमनियोसेंटेसिस की जगह ही मालूम चलेगा। क्या जेनेटिक डिसऑर्डर को मालूम करने के लिए, कि क्या अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है
और जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे आ जाएगा डाउन सिंड्रोम और पटाऊ, इडवार्ड, ये सब थे। और इससे पूछा जाता है कि क्या क्लेफ्ट पैलेट मतलब जो जीभ है, जीभ को अगर आप ऊपर करोगे तो वो हार्ड महसूस होगा, और उसके अंदर सबसे लास्ट वाली पार्ट है उसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है। क्या ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है? ये स्पेशल इसलिए बता रहे क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है। जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब बच्चा जन्म से ही कुछ पेट में हो गया, उसको कुछ चोट लग गया या कुछ हो गया न्यूट्रिएंट की कमी से, वो डिसऑर्डर है। तो क्या एमनियोसेंटेसिस में क्लेफ्ट पैलेट का पता चलेगा? स्ट्रिक्टली नो। एमनियोसेंटेसिस में वही चीज़ मालूम चलेगी जो जेनेटिक्स से रिलेटेड रहेंगी। ओके, आगे आगे क्या? और ये डिफिशियंसी से होता है। किससे होता है? डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी से होता है, जिसको B9 भी कह सकते हो। B9। ओके। क्लेफ्ट पैलेट पता करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, सॉरी। और कैसे, और इसको पता कैसे करोगे? तो होती है ना अल्ट्रावायलेट, वो अल्ट्रावायलेट कराया जाता है, यूवी अल्ट्रासोनिक साउंड क्या तो उसको बोलते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है। और एमनियोसेंटेसिस जैसे होता क्या है? तो एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये वीमेन है, इफ शी इज़ प्रेग्नेंट, तो जो बच्चा रहता है वो पहले एक सैक में लिक्विड में बच्चा ऐसे लिक्विड, ये बच्चा जो लिक्विड में रहता है और लिक्विड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये महिला चल रही है तो ये बच्चा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आसपास जो लिक्विड है वो शॉक को ऑब्जर्व करता है, मतलब इसको डैमेज होने से बचाता है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड में ना ये जो एम्ब्रियो है, फीटस है, उसके सेल्स भी होते हैं, कुछ सेल्स, क्योंकि ये इसी में जब बना है तो इसके सेल्स इसमें रह जाते हैं। इसको सेल्स को जब सिरिंज से जब इसको निकाला जाता है तो उस सेल्स को निकाला जाता है, और सेल्स को निकाला जाता है और उसकी स्टडी DNA में स्टडी की जाती है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर पता चलता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, क्लियर है? आइए अब आगे चलते हैं। अब हाँ, वो बता रही स्किन सेल से निकाला जाता है और डिसऑर्डर का पता किया जाता है। अब आइए चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। और अगर आप पूछोगे ठीक है, वो डिवाइस होते हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। अब आप पूछोगे, बोलोगे क्या ठीक है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? सोचो आप, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? पहला बात कि वो सस्ता होना चाहिए। भारत की आबादी उतनी है नहीं, अगर महंगा होगा तो लोग यूज ही नहीं करेंगे। चीप होना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, चीप होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसकी वो रिवर्सिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक बार यूज कर लिए तो दोबारा भी यूज कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्किन पे लेस साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। पांचवा इफ़ेक्ट, सबसे बाद ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, दुकान पे गए तो शर्माने लगे, वैसा नहीं। उसके बाद हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, शुड नॉट इंटरफेयर ड्यूरिंग इन सेक्सुअल। अब आप उसको यूज कर रहे हैं, अब आपको वो मतलब होता है ना, जैसे एक विदाउट, उसके बिना जो यूज कर रहे हैं फीलिंग, और उसको यूज करने वाली फीलिंग, दोनों में अंतर है, तो लोग यूज नहीं करेंगे। तो सेक्सुअल फीलिंग को हर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्शन के टोटल 10 मेथड। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्शन के 10 मेथड ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? पहले आप सोचो
कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है। फ्यूचर में अगर हमसे कोई गलती होगी तो उसको कैसे रोक सकते हैं। पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड ओके। दूसरा है, ऐसे कर दें, नेचुरल मेथड लैक्टेशनल एमेनोरिया, चेक योर स्पेलिंग। तीसरा है विड्रॉल मेथड, जो कि सबसे फेलियर होता है, विड्रॉल मेथड। और विड्रॉल मेथड के बाद आई थिंक बैरियर मेथड भी एक हो जाएगा। विजिबल है, बैरियर मेथड, और उसके बाद बैरियर मेथड में हाँ सबसे वाइडली यूज। और पांचवा केमिकल मेथड। इसी में आईयूडी आता है, हर साल एक सवाल केमिकल मेथड से, हर साल एक सवाल। और क्या पिल्स भी आ जाएगा या पिल्स किसी का टाइप है? लेट मी चेक। पिल्स नहीं, पिल्स नहीं आएगा। एक है, जैसे पिल्स आएगा तो पिल्स केमिकल हुआ है ना, आप दवाई लेते हो तो वो एक तरह से केमिकल है। तो और एक है डेपो प्रोवेरा, मतलब इंजेक्टिबल्स, इंजेक्शन से आप कुछ अगर कर सकते हो हार्मोन में चेंज। सातवां इम्प्लांट्स। आठवां मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मतलब रात में अगर कुछ हादसा हो गया तो सुबह आप पिल्स ले सकते हो। हादसा बोले तो इफ़ इट इज़ इमरजेंसी पिल्स भी बोलते हैं कि इमरजेंसी में इसको लिया जाता है। नौवां सर्जिकल मेथड। सर्जिकल, इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, एक एक को एक्सप्लेन करूँगा। दसवां क्या है, MTB, ये टॉपिक भी है, मेडिकल टर्मिनेशन, कि अगर हो गया अब उसको डॉक्टर ही कर सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन मतलब डॉक्टर सब मैक्सिमम में डॉक्टर ही लगेगा, मतलब अगर आप चाहते हो नहीं मैनुअली अगर उसको निकाला जाए, नहीं चाहते, ठीक है। ये 10 मेथड में से केमिकल मेथड से क्वेश्चन आने का चांस, मतलब सबसे आने का चांस। तो लेट्स स्टार्ट विथ, किससे शुरू करें? विजिबल है। सबसे पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड कैसे हो सकता है? हार्मोन के साथ छेड़खानी कर सकते हैं? नहीं। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड ओके। नेचुरल मेथड मतलब नेचर के साथ आप वो कर ट्रिक खेल नहीं करोगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे। जैसे जैसे अगर आपका 14th डे पे ओवुलेशन हो रहा है, जैसे महीने के 14वें दिन पे ओवुलेशन हो रहा है, अगर स्पर्म इस दिन आएगा, और मान लो ये स्पर्म है, स्पर्म 14वें दिन आएगा तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। या स्पर्म 14 डे ओवुलेशन हो रहा है तो स्पर्म इतने दिन में आएगा। जैसे जैसे मान लो स्पर्म की लाइफ स्पैन कितना होती है, 2 से 3 दिन। तो अगर स्पर्म 11th से लेकर 14, और 14 के बाद 15, 16, 17, 17th डे, 11th डे, जैसे अगर आपकी 14th डे को, आप 14 तारीख को अगर आपको तारीख आती है वीमेन की, तो आप 14 से 17th डे में अगर इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म इंटर किया, तो फर्टिलाइजेशन के चांस हैं। फर्टिलाइजेशन चांस, और इसी को आप बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। ये फर्टाइल पीरियड है, इस दिन स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वीमेन प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पढ़ रहे हैं, मतलब आपको नहीं करना है। तो नहीं करने का क्या हो सकता है कि आप 17 दिन के बाद से 31 दिन, ये 31st डे, और 31 से बाद इधर एक पहला दिन, और पहला दिन से 11 दिन, तो ये 7 दिन छोड़कर बचे हुए 23 दिन अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वीमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी। ये ज्ञानियों वाला मेथड है, जिसको आप बोलते हैं पीरियोडिक एब्सेंस, और इसको और भी नाम से बोला जाता है रिदमिक मेथड। डन है।
मतलब नेचुरल मेथड का एक टाइप है। और स्पर्म की लाइफ स्पैन होती है 3 दिन। 3 दिन में आप वो मतलब आप नेचुरल बोल रहे हो। जिस दिन वो नहीं आएगा हम उस दिन करेंगे, जिस दिन आएगा हम क्यों करें उस दिन। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि एक वीमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 35 दिन की है। 35 दिन की है। तो फर्टाइल पीरियड मतलब जितने दिन फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फर्टाइल पीरियड क्या हो सकता है, मतलब कौन से दिन। जैसे ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन में दूंगा 10 से 17 और दूसरा है 18 से 24। इन क्या ये 2 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहला नंबर, पहले आपको किस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन की है, इसका मतलब क्या, कि कोई एक दिन होगा जिस दिन ओवुलेशन होता होगा। तो डे ऑफ ओवुलेशन आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि डे ऑफ ओवुलेशन मतलब जितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से 14 माइनस करना है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है 35 दिन की, तो 14 माइनस करिए, कितना हुआ 9 और 9, नहीं 9 कैसे 21 दिन, मतलब 21st डे को एग रिलीज हो रहा है। तो इसके 3 दिन बाद और इसके 3 दिन पहले अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो बोले तो 18 तारीख से 24 तारीख तक ये आपका फर्टाइल पीरियड है। और बाकी बचे हुए पीरियड में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर स्पर्म आया तो ओवा नहीं रहेगा। अगर ओवा आएगा कैसे, ओवा तो इतने दिन में दोनों का मिलना तो ज़रूरी है ना। 3 दिन बाद मतलब 21 तारीख को आ रहा है तो 24 तारीख के बाद बस स्पर्म आएगा, ओवा रहेगा ही नहीं। ओवा तो अभी ओवरी के अंदर है, ओवा का एक फिक्स्ड डेट है, निकलेगा तभी फ्यूजन होगा। ओके डन। और हाँ, अगर अगर कपल को प्रेग्नेंट नहीं होना है तो इस दिन सेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा है, पहला है था वो, पहला मेथड ये है फर्टाइल पीरियड वाला टाइम को देखकर, रिदमिक मेथड इसको बोलते हैं। दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। ये हार्मोन के साथ है मदर ब्रेस्ट फीड चाइल्ड। जैसे अगर मदर अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो होता क्या है, एमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर एग्जांपल अगर मदर अभी एक न्यू बॉर्न बेबी को डिलीवर की है और वो उसे अपना दूध पिला रही है, मतलब अपनी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो होगा क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहेगा। जैसे सपोज कर लो अगर जुलाई के महीने में अगर बेबी बॉर्न हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाले समय तक नहीं रहेगा। कितने समय तक, 6 मंथ तक, एनसीईआरटी के अनुसार 6 मंथ्स मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट मतलब ओवा रिलीज ही नहीं होगा 6 मंथ तक। तो अगर उस 6 मंथ में स्पर्म आ भी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो सेफ पीरियड है। तो इसका चलिए इसको कैसे होता है जानते हैं। पहला नंबर, सपोज करिए कोई मंथ में अगर बेबी डिलीवर हुआ तो लैक्टेशनल मतलब आपको सब ब्रेस्ट फीडिंग तो मतलब बता ही दिया। होता क्या है उस पीरियड में ड्यूरिंग लैक्टेशन। पहला बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहेगी, नो ओवुलेशन। ये नेचर अपने आप को गैप देना चाहता है। सपोज कर लो जुलाई में बेबी बॉर्न हुआ और फिर अगले ही जुलाई के बाद अगस्त में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गया, तो फिर अगर क्वाइटस होगा तो एक ही महीने के गैप पे फिर वो वीमेन प्रेग्नेंट हो जाएगी। अभी 9 महीने प्रेग्नेंट हो गई, फिर 9 महीने प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसी को नेचर अवॉइड करता है। और अगर एक बार बेबी डिलीवर हो गया तो आने वाले 6 महीने तक कोई ओवुलेशन नहीं होगा। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्लियर है। अब होता क्या है, क्यों ओवुलेशन नहीं होगा, मतलब लैक्टेशन के दौरान ओवुलेशन नहीं होगा, तो अंदर क्या चल रहा है, अंदर की बात। लैक्टेशन के समय एक हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा।
प्रोलैक्टिन क्या है पहले मैं बता देता हूँ। रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन की ज़रूरत है वेरी हाई। प्रोलैक्टिन आएगा, मिल्क मदर के ब्रेस्ट में पहुँचेगा, ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड को होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो प्रोलैक्टिन आएगा, निगेटिव फीडबैक देगा किसको, GnRH। देखिए ओवुलेशन किसके वजह से होता है, जब GnRH LH FSH जब हाई रहता है तो LH FSH रहेगा तो ओवरी मैच्योर होगा, फॉलिकल, तो ये आते ही पहले इन हार्मोन को रोक देगा। ये रिलीज होगा तो ये रिलीज़ नहीं होगा, ये रिलीज होगा तो ये रिलीज़ नहीं होगा, ये आएगा इसको रोकेगा, इसको रोकेगा, मतलब नो हार्मोन, कोई हार्मोन ही नहीं आएगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप ये आपको क्लियर है, वीडियो क्लियर है, यस। और अब अगर इंटेंस लैक्टेशन मदर करा रही है तो इंटेंसली, और जितना ज़्यादा लैक्टेशन करेगी उतना ज़्यादा GnRH LH FSH रिलीज होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट हो जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर है। अब चलिए, अब उसी का नेचुरल मेथड ही है, नेचुरल है, मतलब कोई आप एक्सटर्नल डिवाइस कुछ भी नहीं यूज कर रहे हो, आप बस दिन के साथ खेल रहे हो, डेज के साथ। 6 महीने तक ये कारगर है, 6 महीने तक, ऐसे 6 महीने बोला जाता है लेकिन एक्चुअल में 2-3 ही महीने, NCERT में 6 मंथ दिया है तो फॉलो करना है। विड्रॉल मेथड मतलब जैसे ही मेल पार्टनर को लगेगा कि नहीं अब इजैकुलेशन होने वाला है तो वो अपना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर निकालेगा, तो विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। और इसका फेलियर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि डिजायर पे बेस्ड रहता है। अगर वो डिजायर अपना मेल कंट्रोल नहीं कर पाया तब तो भाई हादसा हो जाएगा, हाई चांस ऑफ फेलियर। और हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट 0, कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, ये तो एट द टाइम वो हो रहा है प्रेगनेंसी का। हाँ, अब आता है बैरियर मेथड। जैसे अगर आप देखो तो ये पेन चेंज कर लेते हैं, ये नेचुरल मेथड हो गया, लैक्टेशनल एमेनोरिया हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगा, और अब विड्रॉल मेथड भी हो गया, हाई चांस ऑफ फेलियर, 0 साइड इफेक्ट। अब हम आते हैं बैरियर मेथड। ओके, बैरियर मेथड। पहले तो बैरियर मेथड का प्रिंसिपल क्या है। बैरियर दीवार, बैरियर का मतलब ही समझ दीवार। ओवा और स्पर्म को मिलने नहीं दिया जाएगा। ओ हिंदी में लिखिए, ओवा एंड स्पर्म को मिलने नहीं दिया जाएगा। अंग्रेजी वालों के लिए, अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवा एंड स्पर्म फिजिकली। और इसके कुछ टाइप है कि कैसे कैसे बैरियर को आप यूज कर सकते हैं। आते हैं मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स, और तीसरा है वॉल्ट्स, या आप इसको कह लो सर्विकल कैप्स, आप, और डायफ्राम। ओके, तीनों के बारे में ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेंगे। पहले तो मेल कॉन्डोम मतलब वर्म ओवर मेल पेनिस, और ये कुछ ऐसा टाइप का रहता है, और ये लेटेक्स से बना होता है, मतलब ये जो प्लास्टिक रहती है वो लेटेक्स से बनी रहती है। करते क्या है, प्रिवेंट इंसेमिनेशन प्रिवेंट करते हैं, गिव्स प्राइवेसी टू यूजर को प्राइवेसी मिलती है। हाँ, डिस्पोजेबल है, एक बार यूज करके आप इसको फेंक सकते हैं, और नॉन रीयूजेबल है, मतलब डिस्पोजेबल है, यूजर फ्रेंडली है, नॉन रीयूजेबल है, एक ही बार। हाँ, सबसे में
प्रिवेंशन ऑफ STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, इसका मेन यूज है क्योंकि ये मिलने ही नहीं, फिजिकली ही रोक देगा तो जर्म्स को भी रोक देगा, कुछ भी। हाँ, फीमेल कॉन्डम, इसको और भी एक नाम से बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड हेमीडोम्स और फेमसिड्स। इसका कुछ डायग्राम मैं बताता हूँ। कुछ ऐसा रहता है, एक तरफ से पैक रहता है, एक तरफ से खाली रहता है। इसमें मेल पार्टनर अपना पेनिस डालता है और ये आउटर रिंग है और ये क्या है, इनर रिंग। ऑफ कोर्स इनर रिंग क्लोज रहेगी, आउटर रिंग ओपन रहेगा, तभी तो। और ये करता क्या है, सिंपल, गोइंग टू कवर भेजेंगे। ओके, और इसका भी वही है, स्टॉप्स इंसेमिनेशन। और ये हो गया। और ये है वॉल्ट्स क्या करते हैं, सेम वही है, प्रिवेंट करते हैं STI को। और इसको ना सर्विक्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इंसर्टेड इनसाइड सर्विक्स। हाँ, और सबसे मेन बात, ये रीयूजेबल होते हैं, ये दोनों रीयूजेबल नहीं होते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं। और हाँ, पर ये इसके लिए नहीं था। हाँ, ये इसके में छोड़ा था। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाते हैं, STI से प्रिवेंट करते हैं। और ये STI से नो प्रिवेंशन। तो तीनों में बोले कौन अच्छा रहेगा यूज करने के लिए, ये मेल कॉन्डम, क्योंकि ये नॉन रीयूजेबल होते हैं, वो यूज़र को प्राइवेसी देते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाते हैं। इसको भी यूज कर सकते हैं, पर इससे जर्म्स आर पार हो सकते हैं, वायरस से। डन। थर्ड मेथड कौन सा है, थर्ड बोल रहा हूँ, नेक्स्ट मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या हो जाता है, जैसे स्पर्मिसाइडल केमिकल्स हो गया, स्पर्म को ही मार दिए। फोम टैबलेट हो गए, झाग टाइप का। और एक हो गया सबसे पॉपुलर IUD का क्या फुल फॉर्म है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज, IUD। और स्पर्मिसाइडल केमिकल में जैसे आ गया ZnSO4, BaSO4। और फोम टैबलेट में क्या आएगा, ये जैसे टुडे है, ये एक ब्रांड है कंपनी का। फोम टैबलेट में जेलीज आ जाएंगे, क्रीम्स आ जाएंगे। हाँ, अब IUD में IUD को मेनली फोकस करना है। IUD, इसे पेपर में हर साल क्वेश्चन आते हैं। पहला IUD है नॉन मेडिएटेड IUD। दूसरा है मेडिएटेड हार्मोन रिलीजिंग IUD। और तीसरा है कॉपर रिलीजिंग, इसको कॉपर टी भी कहते हैं, कॉपर रिलीजिंग IUD। पहले तो इसको पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहता है, पॉइंट लिखते हैं, आप नोट्स बनाते जाइएगा। लिपेस लूप, इसको नॉन मेडिएटेड IUD का एक एग्जांपल है लिपेस लूप, ये NCERT में भी दिया हुआ है, ये नीट में आ भी चुका है एक बार। लिपेस लूप इज इम्प्रेग्नेटेड इन स्पर्मिसाइडल केमिकल्स और यूट्रस हॉस्टाइल फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस को मतलब आप समझ रहे हो, यूट्रस को जैसे यूट्रस प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम वॉल, ये उसी को डायरेक्ट हिट करता है। यूट्रस को नहीं, इम्प्लांटेशन के लिए जब
रेडी ही नहीं करने देगा नॉन मेडिकेटेड आईओडी। और मेडिएटेड हार्मोन मेडिएटेड या हार्मोन रिलीजिंग आईओडी एक ऐसा आईओडी है जिसको इंसर्ट करते ही हार्मोन रिलीज करेगा। बेसिकली दो हार्मोन है, कौन से, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। हमेशा सवाल आता है दोनों पे, रट लीजिए। प्रोजेस्टासर्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिलीज कर देगा क्या, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जब प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो ओवुलेशन, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करने पर ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा इम्प्लांटेशन। और एक और चीज़ हो जाएगा, जो सर्विक्स में जो म्यूकस है उसकी थिकनिंग को इंक्रीज कर देगा। जब थिकनिंग ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। कर लो बात, दो तरीके से एक्ट करता है। और लास्ट है कॉपर रिलीजिंग आयोडी। एक्चुअली हम लोग फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर हम लोग को 1 शॉट में कवर करना, और अभी कितना 30 मिनट हो चुका है और हम लोग को 1 आवर में या कुछ भी हो जितना भी लगे कोशिश करना है कंप्लीट करने का। तो सी यू, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडी ऐसी होती है टी कलर की शेप में, इसको कॉपर टी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको इंसर्ट करते ही वेजाइना में कॉपर आयंस रिलीज होने लगते हैं। कॉपर आयंस आर रिलीज्ड एवरी डे इन फीमेल बॉडी। और कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी ही हटा देते हैं, स्पर्म मोटिलिटी सप्रेस कर देते हैं। और उससे क्या होता है, जब स्पर्म की तो स्पर्म ओवा तक पहुंच ही नहीं पाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक। रिड्यूसेज क्या रिड्यूस करता है, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। और इसके एग्जाम्पल सबका याद रखिए, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, और नॉन मेडिकेटेड आयोडी का है लीपे लूप और LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट। एक कंक्लूजन दे देता हूँ, कंक्लूजन में डिफरेंट पेन। नॉन मेडिकेटेड आईओडी का एग्जाम्पल है लीपेस लूप। डन। मेडिएटेड आईओडी, और इसको हार्मोन रिलीजिंग आईओडी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है LNG-20, और कौन है, प्रोजेस्टासर्ट। तीसरा कॉपर रिलीजिंग आयोडी, इसका एग्जांपल है कॉपर टी और मल्टीलोड 375। डन है, ओके। लेट्स हैव अ ब्रेक। थोड़ा सा मेंटेनेंस प्रॉब्लम था। डन, ओके। और अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको प्यार से आप OCP भी बोल सकते हैं। चलिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब दवाई होती है जिसको आप टैबलेट के रूप में खा सकते हैं। दो तरीके से फंक्शन करती है, मतलब दो हार्मोन को टच करते हैं, इसी तरीके से ये दो हो गया। जैसे कॉम्बाइंड पिल्स और एक मिनी पिल्स आता है। मिनी पिल्स क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन, मिनी मतलब ऐसे समझ लो 1, ये
इसको प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन को रोकता है। प्रोजेस्टेरॉन को रोकेगा तो क्या होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, पीछे भी बताया था। कॉम्बाइंड पिल्स क्या करते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन को तो रोकते ही हैं, ईस्ट्रोजन को भी रोक देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन को रोके ओवुलेशन नहीं होगा, ईस्ट्रोजन को रोके एंडोमेट्रियम लाइनिंग, याद आया, वो फॉर्म नहीं होगी। प्रोजेस्टेरॉन को रोके ओवुलेशन नहीं होगा। और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी है जिसको केवल ओवुलेशन को फ़र्क पड़ता है। अब जैसे जैसे पिल्स का एग्जाम्पल ले लो, माला डी। आई थिंक सहेली भी इसी में आता है। अब माला डी के फंक्शन के बारे में बात करते। माला डी में क्या होती है ना, 21 टैबलेट्स होती हैं। 21 टैबलेट्स क्या होती है, हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं। 21 टैबलेट मतलब 21 टैबलेट होती है, हार्मोन को अटैक करती है। और माला डी में क्या होता है ना, ये कंबाइंड पिल्स, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन वाला केस है ये, इसमें कुछ नहीं बनेगा। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन 21 टैबलेट होती है जो हार्मोनल टैबलेट होती है, और 7 टैबलेट एक्सेसरी होती है जो आयरन टैबलेट्स होती है। आयरन टैबलेट्स मतलब ब्लड लॉस अगर होगा तो आयरन की डिफिशियंसी होगी। ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया का केस हो सकता है। तो आयरन की डिफिशियंसी एनीमिया का केस, तो आयरन उसमें दिया जाता है। अंडरस्टूड। और 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 और, और क्या, हाँ, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का ये जो केस है, इसको मैं थोड़ा, जैसे ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन है ये, तो ये डायरेक्टली अगर आएगा ना तो निगेटिव फीडबैक देगा। निगेटिव फीडबैक किसको देगा, GnRH, LH, FSH। होगा क्या एज ए रिजल्ट, ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब इम्प्लांटेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जो सर्विकल म्यूकस है वो ठीक हो जाएगी तो इंसेमिनेशन में दिक्कत होगा, स्पर्म ही नहीं आ पाएगा, स्टॉप स्पर्म, तो इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड। हाँ, अगर इंसेमिनेशन, जैसे अगर मेंस्ट्रुअल डे आया, या उसको ब्लीडिंग भी बोलते, जैसे ब्लीडिंग हुआ उसके 5 दिन बाद, पहले 5 दिन में नोट्स बनाने के लिए लिख देता हूँ, फीमेल कैन स्टार्ट these tablets during first 5 days of bleeding। oh sorry, कहाँ था ये, इधर का था, स्टॉप स्पर्म, फर्स्ट 5 days ऑफ मतलब अगर इंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉर्म हुई, ओवर स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो ब्लीडिंग होगी, लाइनिंग ब्रेक करेंगी, तो उसके 5 दिन, 1 से लेकर 5 दिन के अंदर में माला डी का यूज शुरू किया जा सकता है। जैसे शुरू होगा तो फिर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन निगेटिव फीडबैक देगी, GnRH, LH, FSH को ओवुलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक हो जाएगी म्यूकस। फिर जैसे ही म्यूकस ठीक होगी तो जो पेनिस है वो फीमेल ट्रैक में जा ही नहीं पाएगा, इंसेमिनेशन नहीं होगा, स्पर्म नहीं जाएगा, तो फिर ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ऐसे ये टास्क साइकिल में चलता रहेगा। डन। अब आगे नेक्स्ट नहीं, मैंने यहाँ पे सहेली भी लिखा है, सहेली के बारे में बता देंगे। ये भारत का ही खोज है। किसने खोजा है, CDRI बोले तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। होल्ड ऑन, डन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और पहला बात, सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर होता है,
स्टेरॉयडल ड्रग जो होता है ना, उसमें जो प्रिकर्सर रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, और ये नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है तो इसके प्रिकर्सर में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा। मतलब ये ड्रग है सहेली जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, सिंपल बात। जैसे स्टेरॉयडल क्या होगा आपको बाद में अगर मैं बता दिया भूल जाओगे तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। स्टेरॉयडल मतलब जिस भी हार्मोन में कोलेस्ट्रॉल होगा वो स्टेरॉयडल ड्रग होगा, सिंपल। जिस भी हार्मोन में कोलेस्ट्रॉल होगा वो स्टेरॉयडल ड्रग होगा, डन। और इसमें ये डायरेक्ट रुकेगा, ये ना एस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा ना प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाएगा। सहेली को यूज करेंगे तो कोई एस्ट्रोजन नहीं रिलीज होगा, कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं रिलीज होगा। अब इसको यूज कैसे करेगा, मतलब फंक्शन क्या है उसके बारे में देखते हैं। सहेली, तो सहेली का क्या है, कैसे हाँ, मैकेनिज़्म है। और ये 2018 नीट का सवाल भी क्या है, मतलब कैसे मैकेनिज़्म कैसे काम करता है सेल। तो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर से जुड़कर ब्लॉक कर देता है। सहेली जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो डायरेक्टली उसके उस पे रिसेप्टर पे जुड़ता है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे ना एस्ट्रोजन रिलीज होता है ना प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। और इसका यूज का डोज होता है ना, तो पहले फर्स्ट 3 मंथ, पहला जो 3 महीना होता है उसमें हफ्ते में 2 बार लेना है, ट्विस अ वीक। और 3 महीने के बाद आफ्टर डैट वंस अ वीक पिल। पहले 3 महीने 2 लेना है हफ्ते में, फिर 3 महीने पूरे पूरे होते ही एक लेना है। इतने दिन जितना दिन तक लेंगी उतना दिन तक ना एस्ट्रोजन निकलेगा ना प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलेगा ही नहीं तो ओवा भी नहीं निकलेगा, तो आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ जितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी का चांस होगा ही नहीं। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में आता है ड्रग, ओके। और इसको मैकेनिज्म और अच्छे से बताते हैं। सहेली ब्लॉक्स E2 रिसेप्टर, E2 बोले तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर। और जैसे ही एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो एस्ट्रोजन नो लॉन्गर फंक्शनल। अब एस्ट्रोजन काम करेगा ही नहीं, जब एस्ट्रोजन ही नहीं काम करेगा तो क्या क्या होगा, थिकनिंग नहीं होगी। इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो बनती है उसमें एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। नो थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। अगर ये कोई बोले तो वो गलत है, फर्टिलाइजेशन तो हो सकता है ना, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ये यहाँ पे खेल है। मतलब अगर फीमेल ट्रैक में स्पर्म गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, लेकिन जैसे यूट्रस के वाल पे आएगा इम्प्लांटेशन के लिए तो वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। जब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो एक तरह से इसने कुछ नहीं किया उस जगह को। देखो जितना भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ना, ये यूट्रस में ही खेल रहे हैं। कोई यूट्रस में इम्प्लांटेशन रोक दे रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन रोक दे रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम, कोई ओवुलेशन ही नहीं होने दे रहा है, समझ रहे हो। अगर ओवुलेशन हो जा रही है तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग को ही ब्रेक कर दे रहा है, यही सब इसमें काम है। और इसमें फीमेल नॉर्मल रहेगी, कुछ नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और छठा है इंजेक्टेबल्स को बोला जाता है डेपो प्रोवेरा। ये उतना नहीं आता, इसमें जान लो कि इंजेक्शन दिलाएगा किस चीज़ का,
इंजेक्शन दिलाएगा किस चीज़ का? ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जैसे इंजेक्शन दिलाएगा, ना ओव्यूलेशन होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा। नहीं होगा। ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से? ओवा आएगा ही नहीं फीमेल ट्रैक में, तो फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी नहीं बन पाएगी, प्रोजेस्टेरोन है, मतलब ईस्ट्रोजन नहीं है। डन। और सातवां, इम्प्लांट्स ये थोड़े खतरनाक होते हैं। सिलिकॉन रॉड को इम्प्लांट किया जाता है। सिलिकॉन रॉड ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को इम्प्लांट किया जाता है फीमेल ट्रैक में। एग्जाम्पल ले लो इम्प्लांट के। नॉर प्लांट, जीन प्लानोन। ओके डन। नॉर प्लांट है और जीन प्लानोन है। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है नेक्स्ट? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, और जिसको प्यार से इमरजेंसी पिल्स। रात में या दिन में कभी भी हादसा हो गया तो उसके 72 आवर्स के आई थिंक अंडर, हाँ 72 आवर्स, मतलब कितने दिन? 2 दिन, 2 दिन, हाँ नहीं 2 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 3 दिन के अंदर आप उसको ले सकते हैं। मतलब अगर जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद इसमें क्या होगा ना, क्वाइटस होगा, इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बट इम्प्लांटेशन। ये देखिए मैकेनिज्म समझिए। अगर रात में अगर कोई हादसा होता है तो ये सब जो 3 प्रोसेस है ना, इसको इन हाफ आवर में अगर क्वाइटस हो गया, मतलब क्वाइटस हो गया, स्पर्म अगर फीमेल ट्रैक में गया तो आधे घंटा में इंसेमिनेशन, मतलब ये तो सेक्सुअल का पार्ट है। स्पर्म अगर जैसे ही रिलीज हुआ तो आधे घंटे में ही जाकर फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज तो हो गया, अब क्या आपके पास चांस है? फर्टिलाइज हो गया, वो डिवाइड करेगा, जाइगोट बनेगा, तो वो आकर इम्प्लांट होगा यूट्रस में, तो वो जगह अभी सेफ है तो उसको रोक सकते हैं। तो इम्प्लांटेशन होने में 72 घंटे लगते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही ओवा और स्पर्म मिला तो अभी डिवाइड करेंगे, क्लीवेज होगा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, मोरूला, ब्लास्टुला सब बनाएंगे, 72 घंटे लगते हैं। और अगर उतने में अगर आपने ये ले लिया तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। हाँ, डैमेज कंट्रोलर है एक तरह से बोल सकते हैं। एक तरह से डैमेज हो गया उसको कंट्रोल कर देगा। इसके एग्जांपल ले लीजिए, जिसको फ्रेंच ड्रग बोला जाता है, मेडिसिन का नाम, या RU486। और ये करता क्या है बेसिकली, तो मैकेनिज्म इसका हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये बेसिकली ना एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग है। ये जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर मैंने बताया था ना, कि कोई एक है जो ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, कौन? सहेली भी देखिए, सहेली भी ड्रग ही है, दवाई, नॉन स्टेरॉइडल, पिल्स बोलते हैं। जैसे अभी ये पिल्स वाला टॉपिक में है हम लोग, वो जो था वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स था, ये भी पिल्स ही है लेकिन इमरजेंसी पिल है, वो भी टैबलेट के रूप में रहेगा, ये भी। तो वो सहेली ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती थी, और ये कौन है? फ्रेंच ड्रग जिसको बोलते हैं, अगर हादसा होने के बाद ये प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर को जैसे ही ब्लॉक करेगा तो अगर फीमेल है और ये लाइनिंग प्रिपेयर हो चुकी है तो इसको ये, जैसे ईस्ट्रोजन तो ये प्रिपेयर करवाता है, लेकिन ये अटैच कौन करवाता है वॉल से? प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन रुक जाएगा, ये सब फीमेल ट्रैक वेजाइना से ब्लीड हो जाएंगे
और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म। अंडरस्टैंड? लिख दे रहा हूँ। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को पकड़े हुए है। प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप ब्लीडिंग अकर। डन। अब ये वाला टॉपिक ख़त्म। अब नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। इस सर्जिकल मेथड अगर आपने करवा लिया ना तो इसकी रिवर्सिबिलिटी प्रूवर है। आप साधु बन जाएंगे, स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा आपका, पुअर रिवर्सिबिलिटी। एक बार अगर हो गया तो एक बार हो गया कि अगर इसको इस्तेमाल करिए और ज़िंदगी भर कोई कॉन्ट्रासेप्शन आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, कोई डिवाइस। ये अल्टीमेट सर्जरी है। करता क्या है, जैसे ये तो सर्जरी मेल में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है। बेसिकली मेल्स में क्या, मेल्स में जो होती है ना उसको बोलते हैं वासेक्टोमी। वही चीज़ फीमेल्स में हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी कहाँ से है, वास डिफरेंस। इसमें क्या होता है ना, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है, अलग अलग, कट एंड टाई। और ट्यूबेक्टोमी में जो ट्यूब होता है, कौन सा ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब को कट किया जाता है एंड टाई सेपरेटली, अलग अलग। ये नहीं कि उसी को काटा उसी को जोड़ा, उसको टाई करके अलग अलग कर दोगे तो होगा क्या, देखिए इसमें ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होगा नहीं, पहले इस पे आते। अगर वास डिफरेंस को कट करते हो तो वास डिफरेंस बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब ट्रांसपोर्ट वाले देखो, फैक्ट्री क्या है, टेस्टिस है जो स्पर्म बना रहा है। अब जो रोड है उससे ट्रांसपोर्ट होता है, फैक्ट्री में कोई सामान बना, रोड से एक जगह से दूसरी जगह गया तो रोड को ही आपने ब्लॉक कर दिया। रोड क्या है, वास डिफरेंस, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया तो स्पर्म बनेगा, स्पर्म जैसे हो रहा था बनेगा स्पर्म, बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, स्पर्म बाहर नहीं निकल पाएगा, उसी में डीजेनरेट कर जाएगा, इपिडिडाइमिस में ही स्पर्म डीजेनरेट कर जाएगा। डन। हाँ, लेकिन वास डिफरेंस को कट करोगे तो फिर यूरेथ्रा, वास डिफरेंस आएगा, सीमेन तो निकलेगा क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको काउपर भी बोलते हैं, उसकी सीक्रेशन तो आएंगी, तो सीमेन निकलेगा बट नो स्पर्म, उसमें स्पर्म नहीं रहेगा, तो सीमेन से फर्टिलाइजेशन थोड़ी होगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा स्पर्म का, क्योंकि स्पर्म अब टेस्टिस में ही रह गया, अब टेस्टिस में ही रह गया, अब इस रास्ता को ही आपने कैंची से कट कर दिया तो स्पर्म में इसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और वही ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को कट करना है टाई सेपरेटली और दोनों फैलोपियन ट्यूब को कट करना है, ये नहीं कि एक को कर दिया दूसरे को नहीं, मेल में भी दोनों टेस्टिस को कट करना है, एक से नहीं तो दूसरा से स्पर्म आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा जब जाएगा ही नहीं ओवा फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, नहीं होगा। ओवुलेशन में बताओ, ओवुलेशन होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन में कोई चेंज आएगा, हार्मोन फॉर्म में नहीं। रास्ता को काटा है ना, फैक्ट्री को नहीं काटा है, तो ओवरी ईस्ट्रोजन बनाता है तो ईस्ट्रोजन तो बनेगा, और ईस्ट्रोजन ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है तो ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट होगा नेचुरल, और ओवा नहीं निकल पाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा
वाई नॉट? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होगा क्योंकि एस्ट्रोजन तो रिलीज हो रहा है ना, वॉल तो फॉर्म हो रही है ना। हार्मोन ब्लड से ट्रैवल करते हैं, ट्यूब से नहीं, आपको दिमाग में रखना है। और आपने ट्यूब को काटा है। ओके, डन। अब सर्जिकल मेथड ख़त्म, लास्ट मेथड बचा है। लास्ट मेथड बचा है वो है कौन सा? चेक करिए लास्ट मेथड कौन सा। लास्ट मेथड है, मैं लास्ट मेथड वैसे MTP है, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, नेचुरल हो गया, लैक्टेशनल एमोनोरिया हो गया, विड्रॉल हो गया, बैरियर हो गया, केमिकल हो गया। डेपो इंजेक्टिव में बताया था ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये हो गया इम्प्लांट्स में सिलिकॉन रॉड को इम्प्लांट किया जाता है जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करते रहते हैं। पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स मैंने बताया। एक चीज़ और बताया था इसमें नहीं है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सहेली और माला डी, भूल गए। इमरजेंसी पिल्स बताया था, फ्रेंच ड्रग। सर्जिकल मेथड अभी ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, लास्ट बचा है MTP। ख़त्म करते हैं इसको। स्पेलिंग से ही समझ रहा है, मतलब मीनिंग से। मेडिकल टर्मिनेट मतलब इसके लिए डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। और होता क्या है, और इसमें वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन होता है, मतलब आप अस्पताल में जाओगी, वो आपको टर्मिनेट करेगा, जो बेबी बन रहा है उसको निकाल देगा। वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बिफोर कंप्लीशन ऑफ फीटस। फीटस है फुल बॉडी ग्रोथ। और इसका जैसे, हाँ, तो ये कब तक कर सकते हो? जैसे 9 महीने तक बेबी डेवलप होती है, तो 12 हफ्ते तक, अप टू 12 वीक, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो ये सेफ रहता है, और उसके लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। कोई एक डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे मेरे को नहीं करना है, वो कारण पूछेगा, जो भी वैल्यूएबल रीजन्स होगा बताओगे कि रिपोर्ट में आया है कि ये बेबी जो है वो वुम्ब में उसमें डिफेक्ट है, हमको नहीं चाहिए अभी। या कुछ वैल्यूएबल रीज़न जैसे से मदर को खतरा है, बेबी हैंडीकैप है, तो वो एक डॉक्टर कर देगा। लेकिन जैसे ही 12 वीक से ऊपर हुआ, 12 वीक मतलब है कैसे, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 3 महीने तक मान लो। 3 महीने तक अगर प्रेगनेंसी हुए, 3 महीने हो गए, तो एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आपका अबॉर्शन ईजिली करवा सकता है। लेकिन जैसे ही 3 महीने से ऊपर हुआ, मोर देन 12 वीक, आपको 2 डॉक्टर की कंसल्ट चाहिए, 2 डॉक्टर को कंसल्ट चाहिए। और पहले ना, पहले लोगों को पता चल जाता है कि ये लड़का नहीं लड़की है, और वो उसको अबॉर्शन करवा देते थे फीमेल की। तो इसीलिए ये जस्ट मर्डर हुआ तो इसको लीगल किया गया 1971 में। उससे पहले लीगल नहीं था, कि मान लो ठीक है, ये एक साइड है कि हाँ अगर फीमेल है तो लोग फीमेल नहीं चाहते तो फीमेल करवा दे। लेकिन अगर उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, अगर वो बॉर्न होते ही अगर उसके मदर को खतरा हुआ, तो भी तो ज़रूरी है ना। तो इसलिए भी इसको लीगल किया गया। गवर्नमेंट ने सोचा इसको कर देना चाहिए। क्यों? अगर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर वो चाइल्ड जो है वो कोई रेप का रिजल्ट है, चाइल्ड बच्चा खतरनाक है माँ के लिए, जन्म लेते ही, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, चाहे
अगर कोई डॉक्टर्स के पास गए, उसने सिलिकॉन रॉड लगाया, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, आप श्योर हो गई कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्वाइटस कर रहे हो, फिर भी प्रेगनेंसी हो गई तो वो फेलियर हुआ, तो उस केस में भी हो सकता है। जैसे अगर आपने कॉन्डोम यूज किया, अगर वो ब्रेक हो गया तो अब उसके पास आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो उसके लिए हो सकता है। डन, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। और मैं अब एनसीईआरटी देख लीजिए। हाँ, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, बर्थ कंट्रोल डन है। और अब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी डन है। मैंने बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक डॉक्टर की ज़रूरत लगेगी। उससे ज़्यादा अगर हो गया तो 2 डॉक्टर की ज़रूरत रहेगी। 1971 में इसको लीगल किया गया। अगर लीगल क्यों, फीमेल फीटिसाइड को पहले अवॉइड करने के लिए इसको लीगल नहीं था, फिर ज़रूरत हुई तो इसको लीगल किया गया। और अब 2 टॉपिक बचते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी, पर थोड़ा सा ब्रेक, या पार्ट 2 में 1 घंटा हो चुका है तो कोशिश करेंगे उसको पार्ट 2 में अपलोड किया जाए। 2 टॉपिक है अच्छे से, मेरा भी गला बैठ गया। तब तक के लिए डन, ओके, थैंक यू। मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी को करेंगे। थैंक यू।